हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट के लिए आरबीआई ने जो टेंडर रिलीज करता है इस बार वो थोड़ा जल्दी आ गया है। दोस्तों, जिसकी एक्सपेक्टेशन जुलाई अगस्त के आसपास लगाई जा रही थी वो अप्रैल में ही आ चुका है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें आरबीआई ग्रेड बी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो 28 अप्रैल को पेपर में देखने को मिल जाएगा, न्यूज़पेपर्स में, है ना। और दोस्तों, उसके बाद में कुछ टाइम आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कौन से स्टेप्स है जो हमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन के पहले उठा लेना चाहिए? अगर आप एस्पिरेंट है और अगर आपको लग रहा है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी देना है 2026 का, तो ये सिंपल स्टेप्स है दोस्तों जो आपको उठा लेना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस वीडियोस हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है। फ्री पीडीएफ, डेली फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो काफी सारा जो कंटेंट है यहाँ पर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आते हैं मुद्दे पर कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जो आपको ले लेना चाहिए, है ना, नोटिफिकेशन आने से पहले। जिसमें दोस्तों स्टेप नंबर 1 जो है आपके लिए वो कौन सा है? डिकोड द एग्जाम। ठीक है, अब डिकोड मतलब एग्जाम को डिकोड किस तरह से करना है भी आपको समझना आना चाहिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हो, बिगिनर्स हो, आपको नहीं पता चीजें, तो आपको जानना जरूरी है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ें आती है ना, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या करना होता है मेनली, ठीक है, इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट होता है, क्या होता है उसके अंदर, किस लैंग्वेज में दे सकते हैं। उसके अलावा आपको सिलेबस के बारे में पता हो। अब सिलेबस कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको पीवाईक्यूज को थोड़ा सा गो थ्रू होना पड़ेगा, पीवाईक्यूज के आपको खंगालने पड़ेंगे थोड़े, है ना, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी सेशन चल रहे हैं, हम लोग वो डिस्कस करा रहे हैं आप लोगों के साथ में। और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हाईली वेटेज, मतलब जिनका हाई वेटेज है बेसिकली, है ना, जिन पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी टेबल आप लोग बना ले अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स वाइज, है ना। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे स्टेप की अगर बात कर लीजिए, सेकंड स्टेप की, तो वो हो गया हमारे पास में क्या कि फिक्स योर कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखें, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं कर लेना है कि जैसे टाइम अगर कम बचा है, राइट, हमारे पास नोटिफिकेशन तो पता है कि ये आने वाला है इस तारीख को, तो ऐसा नहीं कि जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब जो सब्जेक्ट्स आप लोगे, आप सोचो कि इनको मैं बस प्रैक्टिस के थ्रू कर लूँ। लेकिन प्रैक्टिस के पहले आपको थोड़े फाउंडेशंस को समझना पड़ेगा, थोड़े बेसिक्स को जानना पड़ेगा। क्वांट की भी अगर बात कर ले तो जब तक आपको थोड़े उनके बेसिक्स नहीं पता होगे आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। आप प्रैक्टिस करने डायरेक्टली चले गए, पूरे डिमोटिवेट हो जाओगे। जब तक आपको चीजें आएगी नहीं तो बनाओगे कैसे? ठीक बात। तो क्या करना है अपने को? थोड़ा सा बेसिक्स पर काम करना है, फाउंडेशन को बिल्डअप करने पर काम शुरू कर देना है अभी से, है ना। क्योंकि क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर, है ना, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर दोस्तों? क्योंकि अगर इन पर काम आपने नहीं किया तो फिर प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है, जो फेज 1 वाला पार्ट है, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप लोग, है ना। क्योंकि वहां पर फिर वही उस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप सिर्फ ट्रिक वाले पार्ट पर चले या फिर आपने सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह पार्ट किया लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो फिर क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे वहां पर, है ना। तो इस पर ध्यान रखिए, हमें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप करना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों रीडिंग, देखो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत से बच्चे अगर रीडिंग नहीं करते हैं तो भैया रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, है ना। एडिटोरियल वाला पार्ट जो है, न्यूज़पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, देखो रीडिंग से क्या होता है कि रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश वाला जो पार्ट तो इंप्रूव होना ही होना है, ठीक है, मतलब कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वाला पार्ट। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपके पास कंटेंट काफ़ी सारा रहता है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आपको पता है कि वो पेपर मोड पे नहीं होती, वो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए पहले से। तो इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको क्वांट में भी हेल्प करेगी जब आप क्वेश्चन वगैरह रीड करोगे, रीजनिंग के अंदर हेल्प करेगी जब पजल वगैरह रीड करोगे आप लोग, या फिर अदर क्वेश्चंस को रीड करोगे, जीए के अंदर वो हेल्प करेगी। तो रीडिंग आपको करनी है, अगर नहीं करते हो तो उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आरबी वेबसाइट्स हो गया, है ना, सर्कुलर्स हो गए, स्कीम्स हो गई, है ना, उन सबको आपको मतलब बेसिकली पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ये सब कुछ आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, चाहे वो एएसआई वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, एफएम का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, या फिर इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, तो वहाँ हेल्प करेगा। तो ये आप शुरू कर दिए अगर नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस फ्रॉम पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट, ये तो करना ही करना आप लोगों को। अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे तो भी पीवाईक्यू थोड़ा सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि पता है नोटिफिकेशन कब आने वाला है। हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं डिस्कशन पीवाईक्यूज का, आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा उनको सॉल्व करते चलिए, राइट।
क्विज पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देना, ठीक है, क्विज पर थोड़ा काम करना शुरू कर देना। और फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, सिलेबस थोड़ा बहुत जब आप पढ़ने लगोगे, तो अगर 20-30% के आसपास भी सिलेबस अगर हो जाता है, ठीक है, तो थोड़े थोड़े मॉक लगाना शुरू कर देना। मतलब इक्का दुक्का मॉक अपने हफ्ते में एक मॉक लगा लिया हम लोगों ने, मॉक लगा के देखा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रियलिटी पता चलती है कि यार मैं मॉक के अंदर क्या करने वाला हूँ, किस तरह से मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, कितने क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, कितना मेरे को आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ दोस्तों उसको क्या करना है आपको कि एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एनालाइज भी करना पड़ता है मॉक को कि आपने क्या गलतियां करी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए थे, वो सही होने चाहिए थे, और जो सही हुए हैं उसमें कितना टाइम आपने स्पेंड किया है। तो हर तरह का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देर मत करना, ये मत सोचना कि जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, तो वो नहीं, आप स्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़े बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद में आपको आई थिंक मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे लास्ट स्टेप बनती है वो क्या है कि अपनी एक रियलिस्टिक टाइम टेबल को बिल्डअप करना, ठीक है। एक ऐसा टाइम टेबल आप लोग बनाइएगा जिसको आप लोग लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, है ना। क्योंकि जोश जोश में ये नहीं कि मतलब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 13 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं चाहिए। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइएगा जिसको आप लोग फॉलो कर पाओ। आप जब कंफर्टेबल हो, आप रात में कंफर्टेबल हो, दिन में कंफर्टेबल हो, जब आपको कंफर्टेबिलिटी लग रही है पढ़ने के लिए, आप उस टाइम पर बैठ कर पढ़िएगा अपनी, है ना। लेकिन डिसिप्लिन में रहिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलेगा, और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइएगा, है ना। तो इस सिंपल से 5 स्टेप्स है जिनको आप लोग फॉलो करें, है ना। तब तक थोड़ा रूटीन में आ जाइए आप लोग। जब तक एक काम भी कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन था उसको डाउनलोड कर लो, लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन आया था उसको डाउनलोड कर लो, उसको एक बार रीड कर लो। उसमें जो भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना, कुछ भी क्लैरिटी आपको चाहिए रहेगी, तो वहाँ पर ढेर सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, सारी क्लैरिफिकेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी, है ना। तो वो ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक बात, क्लियर। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लास्ट थिंग आती है दोस्तों प्रिपरेशन को लेकर, तो सेल्फ स्टडी का टाइम अभी हमारे पास बचा नहीं है। सेल्फ स्टडी वाला टाइम तो दोस्तों गया, ठीक है। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इग्नाइट बैच, क्लियर। उस बैच में ऐड करके मतलब इंक्लूड होकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें हर एक सब्जेक्ट्स की अलग अलग रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है ना। ये इग्नाइट बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है बेसिकली। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये एक रेफरल कोड होगा जिसे आपको यूज़ करना है Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अब इस बैच में एनरोलमेंट किस तरह से करना है एक बार ज़रा वो देख लीजिए। तो अगर आप में से कोई बच्चे एनरोल करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ पर आइएगा। यहाँ पर कई सारे आपको बैचेस दिख जाएंगे, इसी में आपको दिख जाएगा आरबीआई ग्रेड बी, राइट। ये रहा आरबीआई ग्रेड बी वाला पार्ट। तो इसमें आपको दिख जाएगा इग्नाइट बैच, ये इग्नाइट बैच है, आप इस पर क्लिक करें और दोस्तों जाना है बाय नाउ पर, है ना। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड एंटर करना है, दैट शुड बी Y710, ओके, और इसको कर दीजिएगा अप्लाई। अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये जो बैच है ये आपको मिल जाएगा, क्लियर बात, है ना। तो रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर जो भी कोई बच्चे एनरोल करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे इस बैच को, तो रेफरल कोड रहेगा आपका Y710, ठीक है। ये रेफरल कोड है जिसका यूज़ करके आप लोग एनरोल कर सकते हो, और ये डिस्काउंट आपका थोड़ा और बढ़ेगा जब आप लोग एप्लीकेशन ऐप से इसको परचेस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी बन रही है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।